वैक्सीनेशन क्या होती है? ये यूजुअली हम लोगों ने ये वर्ड बहुत दफा सुना हुआ है कि वैक्सीनेशन करवानी है या वैक्सीन। छोटे बच्चों की वैक्सीन होती है, डिफरेंट स्पेसिफिक एज के ऊपर स्पेसिफिक जो है वैक्सीनेशन के पॉइंट्स आते हैं कि इस एज पे ये वैक्सीन करवानी है, इस एज के ऊपर ये वैक्सीनेशन करवानी है। पीछे कोविड टाइम गुजरा है जिसमें कोविड की वैक्सीनेशन चल रही थी। तो वैक्सीन एक्चुअली में होती क्या है? हम लोगों ने जब इम्यूनिटी पढ़ना शुरू किया तो हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिफिशियली तौर पर आप जब अपनी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करो। आर्टिफिशियल तौर पे मतलब नेचुरली तौर पे नहीं, वो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है, आप खुद एक एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर करवा रहे हो। खुद से जब आप अपनी बॉडी के अंदर एक एंटीजन एंटर करवाते हो तो उसको एंटर करवाने से पहले आपने उसको या तो किल कर देना है, या उसको एटीनुएट कर देना है, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उसको थोड़ा वीक कर देना है, या उसका कोई बॉडी पार्ट हम यूज करते हैं, या उसका कोई बायोलॉजिकल मैटर हम यूज करते हैं। बस कोई ऐसी चीज हमने यूज करनी है जो कि हमारी बॉडी के अंदर, जिसके ऊपर उस एंटीजन के स्पेसिफिक मार्कर्स हो, उस एंटीजन की स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हो उसके ऊपर। और वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाए तो एक प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करे। इम्यून रिस्पॉन्स क्या था? वो 4 स्टेप्स: डायरेक्ट किलिंग, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, सप्रेसर सेल और मेमोरी सेल। अब हमने एक वैक्सीन में एक, फर्ज करें, एक डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया। बॉडी के अंदर एंटर करवाने के बाद वो बॉडी के अंदर जाएगा, और क्योंकि वो वीक है, वो डेड है, वो इम्यून रिस्पॉन्स तो कॉज करेगा लेकिन वो हमें सिम्टम्स इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव किस्म की नहीं देगा। मतलब अगर उससे बुखार होता है, या उससे आपके ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, या उससे कोई भी सिम्टम आती है, वो उतनी एक्सटेंसिव किस्म की नहीं आएगी जितना अगर वो अपनी फुल विरुलेंट फॉर्म में होता तब आती। उसकी हमने विरुलेंसी, उसकी हमने बीमारी फैलाने की सलाहियत कम कर दी है। तो जैसे वो बॉडी के अंदर जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करेगा, सबसे पहले बॉडीज को किल करने की कोशिश करेगी, वो नहीं किल होगा। फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी, एंटीबॉडीज उसे किल कर देंगी। देन नेक्स्ट स्टेप इज के सप्रेसर सेल एंटीबॉडीज का बनना बंद करेंगे, और लास्ट में जो मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी सेल के अंदर उस एंटीजन की मेमोरी आ जाएगी। ये हमारा मेन मकसद होता है कि मेमोरी सेल्स जो है उस एंटीजन की मेमोरी रख लें। नेक्स्ट टाइम लाइफ में कभी भी वो एंटीजन जब आपकी बॉडी के अंदर दोबारा से एंटर होगा, तो आपकी बॉडी जो है, जो पहले उसको एंटीबॉडीज बनाने में 24 से 48 आवर्स लगे थे, अब आपकी बॉडी कुछ ही टाइम के अंदर जो है एंटीबॉडीज बना लेगी। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो एंटीजन जो आपकी बॉडी में कभी 10 साल बाद जा रहा है, 2 साल बाद जा रहा है, 2 महीने बाद जा रहा है, लाइफ में कभी भी आपको सेकेंड एक्सपोजर होता है, तब वो एंटीबॉडीज जल्दी बन जाएंगी और आपके सिम्टम्स भी उतने ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं होंगे जितने होने चाहिए। ठीक है, उन लोगों की निस्बत जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई, उनकी निस्बत आपके सिम्टम्स भी इतने ज्यादा नहीं होंगे। वैक्सीन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ लिविंग और किल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बीमारी फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, मॉडिफाइड टू मेक इट नॉन पैथोजेनिक। उसको आपने इस तरीके से ऑल्टर करना है कि उसको नॉन पैथोजेनिक करना है, कि आपकी बॉडी के अंदर जाके वो बीमारी कॉज ना करें, लेकिन इट कुड इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन वो आपके बॉडी के अंदर जाके वो इम्यून रिस्पॉन्स, जो डायग्राम हमने इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर में की थी, वो इम्यून रिस्पॉन्स, पूरा इम्यून रिस्पॉन्स कॉज कर सके। ये ना हो कि डायरेक्ट किलिंग में ही मर जाए। इतना भी वीक नहीं करना कि डायरेक्ट किलिंग से ही वो मर जाए और आगे एंटीबॉडीज ना बने। हमारा मेन मकसद एंटीबॉडीज बना के मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करना है, ताकि मेमोरी सेल्स उस एंटीजन को की मेमोरी रख सकें और सेकेंड एक्सपोजर पे हमें फायदा हो। ये हमारा मेन मकसद है। एंड इन द रिसिपिएंट सफिशिएंट टू प्रिवेंट ससेप्टेबल डिजीज। और मेमोरी उसकी आ जाएगी, और इतनी इस कदर जो है वो बॉडी ससेप्टेबल हो जाएगी कि कल को कभी भी वो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वही एंटीजन बॉडी में एंटर होगा तो वो डिजीज आपको नहीं होगी। ये डेफिनेशन है। अब अगर हम वैक्सीन का कॉन्सेप्ट देखें तो वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन विच इज यूज्ड टू इम्प्रूव इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज। एक वैक्सीन, एक बीमारी की एक ही वैक्सीन होती है। मतलब पोलियो की एक ही वैक्सीन है, वो पोलियो के बीमारी के अगेंस्ट काम करेगी। जो है हेपेटाइटिस ए बी सी, इनकी अलग अलग वैक्सीन हैं। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आगे हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन में पढ़ेंगे। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि एक ही वैक्सीन तमाम बीमारियों की बन जाए, लेकिन हमारी बॉडी इतने ज्यादा एंटीजन एक टाइम पे नहीं सरवाइव कर पाएगी। तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कब आया था? ये आया था, ये साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर। तो उसके उसके टाइम पे कॉन्सेप्ट आया था। अब ये मैं आपको स्टोरी, इसको हम लोगों ने नाइन्थ में भी ये स्टोरी पढ़ी थी कि जैसे वबा फैलती है ना,
जैसे कोविड फैला था, इसी तरीके से ना एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स भी जो थे, चीचक, स्मॉल पॉक्स, ये भी फैले थे और बहुत ज्यादा जो है अवाम की डेथ हुई थी, और बहुत ज्यादा जो है ना पॉपुलेशन जो है इससे अफेक्ट हुई थी। वबा फैली थी, एपिडेमिक फैला था। तो साइंटिस्ट ने जैसे उसी टाइम पे फिर एकदम से इमरजेंसी आती है, और साइंटिस्ट फिर जल्दी जल्दी काम करके कोई क्योर निकालने की कोशिश करते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक चीज देखी कि वो लोग जो के काउ काउस से डील करते हैं, मिल्क मेड्स वगैरह, जो मवेशी वगैरह पालते हैं। अब मवेशी वगैरह जो पालते हैं तो उन मवेशियों को भी जो है कॉ पॉक्स होते हैं। उनको भी जो है कोई दाने वगैरह, पॉक्स वगैरह बनते हैं, पस वाले दाने। तो वो मिल्क मेड्स जो कि इन चीजों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो फिर इसके ऊपर मजीद काम किया गया, और फिर इस चीज का पता लगाया गया कि ऑलरेडी उनकी बॉडी जो थी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड थी। बॉडी इन्फेक्टेड थी, बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई थी। इस वजह से जब स्मॉल पॉक्स के वायरस ने उनको अफेक्ट किया, तो एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी हुई थी, वो बीमार नहीं हुए स्मॉल पॉक्स से। तो इधर से कॉन्सेप्ट निकला। इसी वजह से वैक्सीन जो है उनको वैक्सीन कहा जाता है। ये वर्ड वैक्सीन इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये काउ पॉक्स से निकला है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो सोल्यूशन निकला था, इस इसमें वैका मीन्स काउ, और इस वजह से इसको वैक्सीन कहा जाता है, और ये लातीनी जुबान का लफ्ज है। यहाँ पे आगे वही चीज लिखी हुई है कि वैक्सीन आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वायरोलेशन ओरिजिनेटिंग इन चाइना। चाइना में ये एपिडेमिक फैला था, और हर कोई इफेक्ट हो रहा था स्मॉल पॉक्स से। फिर जो है ये एडवर्ड जेनर ने ये देखा था कि वो मिल्क मेड्स, मवेशी पालने वाले लोग जो काउ पॉक्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं, वो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो फिर इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया कि ऑलरेडी फर्स्ट एक्सपोजर के ऊपर अगर वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाएगा, तो बॉडी ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना लेती है, और लाइफ में कभी भी विरुलेंट फॉर्म बॉडी के अंदर एंटर होगी तो एंटीबॉडीज जल्दी बन जाएगी और बॉडी को बीमार नहीं होने देंगी। उसके बाद ये है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग वैक्सीनेशन की डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, उसको हम वैक्सीनेशन कहा जाता है। वैक्सीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस वैक्सीनेशन कहलाया जाता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग इम्यूनिटी। ये भी वही चीज है जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है कि इम्यून सिस्टम रिकग्नाइजेस द वैक्सीन एजेंट एज फॉरेन। इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा कि ये एक एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, कंप्लीट इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। और फिर इम्यून रिस्पॉन्स के एंड पे मेमोरी सेल्स उसको रिमेंबर करेंगे, मतलब मेमोरी सेल्स की वजह से उस एंटीजन की मेमोरी उस बॉडी के अंदर आ जाएगी। व्हेन द विरुलेंट वर्जन ऑफ एन एजेंट कम्स अलोंग द बॉडी, कभी भी लाइफ में विरुलेंट वर्जन मतलब कि उसका ज्यादा ताकतवर, ज्यादा जहरीला, ज्यादा बीमारी कॉज करने वाला एजेंट कभी भी लाइफ में बॉडी के अंदर एंटर होगा, द बॉडी रिकग्नाइजेस द प्रोटीन कोड ऑफ द वायरस एंड दस प्रिपेयर्स टू रिस्पॉन्ड बाय। बॉडी, अब इस वायरस के साथ आप स्लैश लगा के एंटीजन भी लिख लें, बॉडी उस एंटीजन को रिकग्नाइज करेगी और फिर कैसे रिस्पॉन्स देगी, न्यूट्रलाइजिंग द टारगेट एजेंट बिफोर इट कैन एंटर सेल्स। इसको सेल के अंदर, सेल को अफेक्ट करने से पहले ही उसको क्या करेगी, रिकग्नाइज करेगी, और सेल को इन्फेक्ट करने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय करेगी, ताकि ये ना ये सेल के अंदर एंटर हो और ना ही ये अपने आप को मल्टीप्लाई करे, और ना ही ये बीमारी फैलती कैसी है, इन्फेक्शन फैलता कैसे है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन बॉडी के अंदर आके या तो कोई चेंज कॉज करने की कोशिश करता है, या फिर अगर वो लिविंग है तो अपने आप को ग्रो करवाने की कोशिश करता है। तो अगर वो नॉन लिविंग है तो उसको सेल्स के अंदर एंटर होने से पहले खत्म कर दो। अगर वो लिविंग है तो उसको सेल्स के अंदर एंटर होने से पहले, सेल्स को इन्फेक्ट करने से पहले ही उसको ग्रोथ को उसकी रोक दो कि वो ग्रो ही ना कर सके, और आपकी बॉडी के अंदर वो मजीद जो है ना फैला सके बीमारी को। वैक्सीनेशन के कॉन्सेप्ट से ही जो है अब स्मॉल पॉक्स दुनिया से खत्म हो चुका हुआ है। बहुत ही लगा लें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ही एक दो कंट्रीज होंगी जिनके अंदर ये स्मॉल पॉक्स होगा। इवन पाकिस्तान से भी खत्म हो चुका हुआ है चीचक जो है, विच वॉज स्मॉल पॉक्स विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंटेजियस एंड डेडली डिजीजेस नोन टू मैन। इसने बहुत ज्यादा, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ कॉज हुई थी। और दूसरी डिजीजेस जो हैं सच एज रुबेला, पोलियो, मीजल्स, माम्स, चिकन पॉक्स और टॉयफॉइड जो हैं, वो अगर किसी को पहले जमाने में जब वैक्सीन का कॉन्सेप्ट नहीं था, अगर इनमें से कोई बीमारी हो जाती तो उनको लगता था कि अब बंदा मर जाएगा, क्योंकि ना उस तरीके से इलाज थे और ना उस तरीके से वैक्सीन का कॉन्सेप्ट था, ना एंटीबॉडी के एंटीसीरा थेरेपीज थी।
अब तो चिकन पॉक्स और ये मीजल मम्स, चिकन पॉक्स तो बहुत हद तक कम हो चुका हुआ है। पोलियो भी जो है बहुत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर है। और रुबेला मम्स और ये टाइफॉइड भी अब बहुत कम हो चुके हुए हैं एज कम्पेयर टू, और बहुत इतने अग्रेसिव भी नहीं है एज कम्पेयर टू पास्ट, जब बहुत ज्यादा इनको समझा जाता था कि ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हैं। क्योंकि अब इनके इलाज और इनसे प्रिवेंटिव मेजर्स हमें पता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल वैक्सीन। आइडियल वैक्सीन का बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन भी आ सकता है, आइडियल वैक्सीन क्या होती है, एक आइडियल वैक्सीन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, आपने शुरू में जो डेफिनेशन है वैक्सीन की वो लिखनी है, स्टार्टिंग में पहली 3-4 लाइंस है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई हैं, वो आपकी डेफिनेशन है, वो आपने जरूर लिखनी है। आइडियल वैक्सीन क्या होती है? आइडियल वैक्सीन की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये नॉन पैथोजेनिक होती है, ये ना हो कि आपने वैक्सीन कराई और आप बीमार हो गए। नॉन पैथोजेनिक मतलब आपको बीमार नहीं करेगी। इम्यूनोजेनिसिटी, प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करेगी। इम्यूनोजेनिसिटी में आता है कि वो जो 4 स्टेप्स थे इम्यून रिस्पॉन्स के चारों करेगी। ये ना हो कि पहले स्टेप में ही मर गए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डेथ हो गई, एंटीबॉडीज ही नहीं बनी, नहीं। प्रॉपर उसकी इम्यूनोजेनिसिटी होनी चाहिए। देन एफिकेसी, एफिशिएंट होनी चाहिए, 90% से ज्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। जब ओरली दी जाए, ओरली भी होती हैं, आईवी के तौर पे भी दी जाती हैं। और एक दफा वैक्सीन लगा दिया तो पूरी जिंदगी उसका असर होना चाहिए। ये ना हो कि हर हर जो है 6 महीने बाद या हर 2 महीने बाद जो है वो उसकी वैक्सीन कराई जाए। ये आइडियल वैक्सीन की बात हो रही है। हमारे पास बहुत सी ऐसी वैक्सीन है जिसके अंदर बूस्टर डोज लगवाने पड़ते हैं, लेकिन एक आइडियल वैक्सीन वो वैक्सीन है जो कि एक लाइफ लॉन्ग जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। लो कॉस्ट होनी चाहिए। ज़्यादातर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव ही पड़ते हैं, लेकिन आइडियली तौर पर लो कॉस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हो। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज में 2 चीज़ें आती हैं, एक इम्यूनोजेनिसिटी और एक रिएक्टिविटी। एंटीबॉडीज बनाए और एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करके एंटीजन को खत्म करे, एंड देन मेमोरी सेल्स के थ्रू वो उसकी मेमोरी को भी रखे बॉडी में। कंपैटिबल विद को एडमिनिस्ट्रेटेड वैक्सीन, कंपैटिबल होनी चाहिए, बॉडी के साथ रिएक्ट ना करे। अगर एक टाइम पे 1 से 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इकट्ठी मिला के वैक्सीन दी जा रही है तो वो जो है, जैसे या इधर एग्जांपल दी जा रही है कि 2 से 3 चीजों को इकट्ठा मिला के वैक्सीन बनाई गई है, 2 से 3 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें इन्फ्लुएंजा भी है, इसमें जो है राइनो वायरस भी है। तो ये 2-3 वायरसेस की जो एग्जांपल है, इसमें ये होगा कि आपस में जो 7 और वैक्सीन हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट ना करे। उसके अलावा जेनेटिकली स्टेबल और थर्मली स्टेबल होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर आपने वीक किया है किसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और वैक्सीन बना के आपने कमर्शलाइज कर दिया, ये ना हो कि अगर कमर्शलाइज की है, 6 महीने की उसकी एक्सपायरी पीरियड है, 6 महीने की उसकी शेल्फ लाइफ है, तो 6 महीने के दौरान ही कंडीशंस के बदलने की वजह से, स्टोरेज कंडीशंस के बदलने की वजह से या किसी भी वजह से जो है वो वैक्सीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी नॉन विरुलेंट फॉर्म से विरुलेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अगर वो अपनी नॉन विरुलेंट फॉर्म से विरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो तो अगर आप बॉडी के अंदर एंटर करवाओगे तो आपको बीमार कर देगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट्स है जो आपके वैक्सीन, आइडियल वैक्सीन के पॉइंट्स हैं। ये पास पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वही चीज है जो हम लोगों ने इम्यूनिटी डेवलपमेंट में पढ़ी है कि हमारा, मुझे लगता है इसके ऊपर एक चीज स्किप हो गई है, एम ऑफ वैक्सीनेशन। एम ऑफ वैक्सीनेशन बच्चों वही है जो कि आप लोगों का ऊपर हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी में पढ़ा था कि एम यही है कि ह्यूमन के अंदर या उस इंडिविजुअल के अंदर जैसे ही पहला इन्फेक्शन कॉज है, प्राइम स्टेट आए, सॉरी इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि फर्स्ट एक्सपोजर जब आएगा, आपने बॉडी को फर्स्ट एक्सपोजर दिया थ्रू वैक्सीन। फर्स्ट एक्सपोजर के बाद बॉडी ने क्या बना दी? एंटीबॉडीज। फर्स्ट एक्सपोजर में आपको फिर भी सिम्टम्स आए हैं क्योंकि बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई है 24 से 48 आवर्स में। तो समटाइम्स आप ये देखते होंगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद बॉडी इंसान थकावट फील करता है, बुखार फील करता है। अगर बहुत स्ट्रांग वैक्सीन हो, जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन हो जाए या जैसे कोई और वैक्सीन इसी तरीके की कोई स्ट्रांग वैक्सीन हो, तो थोड़ा बॉडी थोड़े अरसे के लिए वीक फील करती है, सिम्टम्स कॉज करती है। तो फर्स्ट एक्सपोजर आया लेकिन बहुत ही लेस विरुलेंट फॉर्म में, लेस सिम्टम्स आए। लेकिन जो सेकंड एक्सपोजर आएगा, सेकंड एक्सपोजर लाइफ में कभी भी आए, अपनी मोस्ट विरुलेंट फॉर्म में भी आए, तो बॉडी जो है वो क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज होगी। फर्स्ट एक्सपोजर में मेमोरी बन गई एंटीजन की, और सेकंड एक्सपोजर लाइफ में कभी भी आए चाहे कभी आए भी ना, तो अगर कभी भी आए बॉडी के अंदर वो एंटीजन एंटर हो सेकेंडली, सेकेंड टाइम,
तो बॉडी क्या करती है, प्रिवेंट करती है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज करती है। तो वैक्सीनेशन जो है 99% ऑफ वैक्सीन जो हैं हम प्रोफाइलेक्टिकली लेते हैं, मतलब हम बीमारी होने से पहले लेते हैं। ये बीमारी होने के बाद अब कुछ कैंसर्स के अंदर हम लोग जो है बहुत ही विरुलेंट फॉर्म ऑफ कैंसर्स के अंदर हम लोग वैक्सीनेशंस को यूज कर रहे हैं थेराप्यूटिकली। लेकिन 99% जितनी भी मार्केट अवेलेबल वैक्सीन्स हैं ये प्रोफाइलेक्टिक है। मींस प्रोफाइलेक्टिक मींस कि ये बीमारी होने से पहले एज अ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ली जाती हैं। एज अ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ली जाती हैं, बॉडी को बीमारी होने से पहले दी जाती हैं, ताकि बॉडी के अंदर फर्स्ट एक्सपोजर कॉज किया जाए खुद से वीक एंटीजन के साथ, ताकि बॉडी एंटीबॉडीज बना ले। देन नेक्स्ट क्या किया जाए, लाइफ में कभी भी सेकंड एक्सपोजर आएगा तो बॉडी जो है उस सेकंड एक्सपोजर पे अपने आप को डिजीज से बचा सके जल्द एंटीबॉडीज बनाकर। इम्यूनिटी डेवलपमेंट में भी यही चीज आएगी, एम ऑफ वैक्सीनेशन में भी यही चीज आएगी, वैक्सीन क्या होती है उसको भी एक्सप्लेन करने के अंदर यही चीज आएगी। हेडिंग डिफरेंट कर सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट जो वैक्सीनेशन का है वो एक ही है। आइडियल वैक्सीन भी हो गई,